दोस्तों, 1 सितंबर 1939 का दिन यूरोप के इतिहास में हमेशा के लिए काला अंकित हो गया। इस दिन एडोल्फ हिटलर ने अपनी नाजी जर्मनी की सेना के साथ पोलैंड पर हमला किया। इसे ब्लिट्जक्रिग यानी बिजली युद्ध कहा गया। यह हमला किसी साधारण लड़ाई जैसा नहीं था। यह पूरी तरह से तेज, भयंकर और रणनीतिक था। जर्मनी ने पहले हवाई हमलों से शहरों और नागरिक इलाकों को तबाह किया। फिर टैंक और पैदल सेना के तेज हमले से पोलिश सेना को हर तरफ से घेर लिया। कुछ ही हफ्तों में पोलैंड के कई बड़े शहर जर्मन कब्जे में आ गए। लेकिन दोस्तों, असली त्रासदी तब शुरू हुई जब पोलैंड पर कब्जा हो गया। हिटलर और नाजी शासन ने इसे केवल सैन्य जीत नहीं माना, बल्कि इसे नागरिकों और नागरिक जीवन पर पूर्ण नियंत्रण का अवसर समझा। उन्होंने सबसे पहले पोलैंड के यहूदी समुदाय, बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, नेताओं और स्वतंत्र सोच रखने वालों को निशाना बनाना शुरू किया। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सब जगह जर्मन सैनिक घुस गए और लोगों को धमकाया। बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई। लोग घरों से उठाए गए। कई बार उनके परिवारों को भी डराने और बहकाने के लिए गिरफ्तार किया गया। नाजियों ने शहरों और गांवों में ऐसी संगठित हिंसा और दमन योजना बनाई थी कि कोई भी विरोध करने वाला तुरंत मिटा दिया जाता। घरों, चर्चों और स्कूलों में मारकाट, यातना और हत्या का माहौल था। पुलिस और सैन्य बलों ने आम नागरिकों पर पूरी तरह डर का साम्राज्य कायम किया। बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को भी ये हिंसा रोक नहीं पाई। पोलिश लोगों को ये डर लगातार सताता रहा कि कब और कैसे उनके घर, शहर और जीवन को नष्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, नाजियों ने डर का ऐसा माहौल बनाया कि लोग आपस में भी भरोसा नहीं कर पाते थे। मित्र, पड़ोसी और कभी-कभी परिवार के सदस्य भी डर के चलते चुप रह गए। ये कोई अनियंत्रित हिंसा नहीं थी। ये एक रणनीति थी जिसमें हिटलर और उसके अधिकारियों ने हर कदम पर लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से नियंत्रित करने की योजना बनाई थी। दोस्तों, जैसे ही पोलैंड जर्मन कब्जे में आया, हिटलर और नाजियों ने केवल राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण नहीं किया, बल्कि पोलिश नागरिकों पर भयंकर आतंक और नरसंहार शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य साफ था। जो लोग नाजी विचारधारा के अनुसार अल्प और अवांछनीय थे, उन्हें पूरी तरह मिटा देना। सबसे पहले यहूदियों, बौद्धिकों, नेताओं और विरोधियों को निशाना बनाया गया। जर्मन सेना ने बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तारियों का अभियान चलाया। पोलैंड के शहरों और गांवों में अचानक मास किलिंग की घटनाएं शुरू हो गई। लोग रातों रात घरों से उठा लिए जाते और कभी-कभी खुले मैदानों, जंगलों या शहरों की सड़कों पर ही गोली मार दी जाती। नाजियों ने कई क्रूर तरीके अपनाए। कुछ उदाहरण ध्यान देने योग्य हैं। एक सड़क पर या गांवों में गोली मारना, असहाय लोगों को हथियारों से घेरकर सीधे मार दिया जाता। कभी-कभी पूरे परिवारों को साथ ले जाकर मार दिया जाता। 2 यातना केंद्र और जेल, गिरफ्तार किए गए लोगों को ऐसे जेलों और यातना केंद्रों में भेजा जाता जहां नाजियों ने उन्हें घंटों और दिनों तक पीटा, पानी और भोजन रोक दिया। 3 संगठित सामूहिक हत्या, बड़ी संख्या में यहूदियों और पोलिश नागरिकों को विशेष रूप से बनाए गए गड्ढों में जमा करके गोली मार दी जाती या जिंदा दफन कर दिया जाता। ये तरीका विशेष रूप से ऑक्युपेशन के पहले सालों में बहुत इस्तेमाल हुआ। 4 शहरों और गांवों की बर्बादी। नाजियों ने नागरिकों के घर तोड़े, शहरों में आग लगाई और खाने पीने की चीजें नष्ट की। ये केवल मारने का तरीका नहीं था, बल्कि लोगों को मानसिक रूप से तोड़ने का तरीका भी था। इस बीच बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं पर भी हमला किया गया। उन्हें अक्सर बंदूक की नोक पर डराया जाता और कई बार बच्चों को भी हत्या का सामना करना पड़ा। स्कूल और कॉलेज पूरी तरह बंद कर दिए गए और जो शिक्षक या बुद्धिजीवी बच गए उन्हें या तो यातना दी गई या जेल में डाल दिया गया।
नाजियों का ये तरीका पूरी तरह संगठित और योजनाबद्ध था, जिसमें कोई भी अनावश्यक या यादृच्छिक नहीं था। असली त्रासदी यह थी कि पोलिश लोगों को जहां मरने का डर था, वहीं जीवित रहने पर भी आतंक का सामना करना पड़ता था। पड़ोसियों पर भरोसा नहीं था, रिश्तेदार चुप रह गए और पूरे समाज में डर और अविश्वास फैल गया। ये रणनीति न केवल शारीरिक हत्या का तरीका थी, बल्कि मानसिक और सामाजिक नियंत्रण का उपकरण भी थी। पोलैंड पर कब्जा करने के बाद नाजियों ने सबसे पहले यहूदियों को निशाना बनाया। यह हमला केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य पूरी तरह से यहूदियों को अलग करना और उन्हें मारना था। शहरों में बड़ी संख्या में यहूदियों को जबरन उनके घरों से निकालकर गेटों में बंद कर दिया गया। गेटो छोटे, भीड़ वाले और अस्वच्छ इलाके होते थे, जहां लोग जिंदा रहने के लिए पर्याप्त खाना और पानी तक नहीं पा रहे थे। गेटों में रहने वाले लोग किसी तरह का विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि चारों तरफ नाजी सैनिक और प्रहरी तैनात थे। धीरे धीरे ये गेटो न केवल एक बंद कैदखाना बन गया, बल्कि ये एक तरह का संगठित नरसंहार केंद्र भी बन गया। लोग भूख, बीमारी और लगातार डर के बीच जी रहे थे। नाजियों ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। वे गेटों में यहूदियों की संख्या को सीमित कर रहे थे, और जिनके पास कोई धन या संबंध नहीं थे, उन्हें सबसे पहले बाहर निकालकर मार दिया जाता। पुलिस और सैनिक उन्हें सड़क पर रोकते और कभी-कभी खुले मैदानों या जंगलों में उन्हें गोली मार दी जाती। महिलाओं और बच्चों को भी कोई छूट नहीं थी। कई बार यहूदियों को काम करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन वहां भी उन्हें यातनाएं दी जाती और मरने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं दिए जाते थे। गेटों में जीवन इतना कठिन था कि लोग कई बार खुद भूख या बीमारी से मर जाते थे। इसके अलावा नाजियों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी यहूदी बाहर की दुनिया के साथ संपर्क में न आए। गेटों के बाहर निगरानी तंग कर दी गई थी, और जो लोग बाहर जाने की कोशिश करते, उन्हें तुरंत गोली मार दी जाती। इस तरह नाजियों ने भारी डर, भूख और मानसिक यातना का ऐसा माहौल बना दिया कि लोग अपने ही घर, पड़ोस और समाज में सुरक्षित नहीं थे। यह रणनीति केवल नरसंहार नहीं थी, बल्कि लोगों की मानसिक और सामाजिक शक्ति को पूरी तरह नष्ट करने की योजना भी थी। पोलैंड में ये यहूदी गेटो और वहां की हिंसा इतिहास की सबसे भयावह मानवता विरोधी घटनाओं में से एक बन गई। पोलैंड में नाजियों ने गेटो बनाने के बाद यहूदियों और अन्य पोलिश नागरिकों के खिलाफ एक संगठित सामूहिक हत्या योजना शुरू की। ये कोई अनियंत्रित हिंसा नहीं थी, बल्कि पूरी तरह सोची समझी और नियोजित प्रक्रिया थी। गिरफ्तार लोगों को पहले गेटों से बाहर निकाला जाता, फिर उन्हें विशेष स्थानों पर ले जाया जाता। कई बार ये स्थान खुले मैदान, जंगल या शहर के बाहर बने विशेष गड्ढे होते। वहां लोगों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी जाती। कभी कभी उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता। नाजियों ने इसके लिए विशेष इकाइयां और सैनिक दल तैयार किए थे, जो इस काम को अत्यधिक कुशलता और निर्दयता से अंजाम देते थे। शारीरिक हत्या के साथ साथ मानसिक यातना भी लगातार जारी रहती थी। गिरफ्तार लोग घंटों या दिनों तक भूखे प्यासे रहते, उन्हें पीटा जाता और डराया जाता। महिलाएं और बच्चे भी इससे अछूते नहीं थे। बच्चों को स्कूलों और घरों से उठाकर मार दिया जाता या गेटों में भेजा जाता। परिवार बिखर जाते, लोग अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाते। नाजी सैनिकों का उद्देश्य साफ था, लोगों को केवल मारना ही नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण डर और असहायता की स्थिति में डालना। इसके अलावा नाजियों ने यहूदियों और पोलिश बुद्धिजीवियों को विशेष शिविरों और कैंपों में भेजा। ये शिविर ऐसा बनाए गए कि लोग वहां जिंदा न रह सके। भोजन सीमित और अस्वच्छ होता, पानी कम मिलता और स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर थी। कई बार लोग बीमारी या भूख से मर जाते। जिन लोगों को मारना नहीं था, उन्हें भी यातना दी जाती। हर जगह डर, भूखमरी और मारकाट का माहौल था।
पोलैंड के गांव, शहर और गेटो ऐसे भयावह दृश्य बन गए जिन्हें देखकर मानवता कांप उठती थी। ये सब पूरी तरह नाजियों की योजनाबद्ध हिंसा का हिस्सा था। यहूदियों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और अन्य नागरिकों को मारना, उनके शहरों को तोड़ना और उन्हें गेटो या शिविर में बंद करना, सब कुछ एक ही उद्देश्य के लिए था: पोलिश जनता और यहूदियों को पूरी तरह समाप्त कर देना। इस नरसंहार की भयावहता इतनी थी कि इसे आज भी इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े मानवता विरोधी अपराधों में गिना जाता है। पोलैंड पर कब्जे के बाद नाजियों ने महिलाओं और बच्चों को भी किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी। हिटलर और उसके सेनापतियों की योजना में यह शामिल था कि पूरे समाज को डर, यातना और असुरक्षा की स्थिति में रखा जाए। महिलाओं को अक्सर घरों से उठाकर शिविरों या गेटों में भेजा जाता, जहां उन्हें भयंकर यातना दी जाती थी। कई बार उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता और जो विरोध करते उन्हें या तो पीटा जाता या मार दिया जाता। बच्चों की स्थिति और भी भयावह थी। स्कूल बंद कर दिए गए, शिक्षक और बुद्धिजीवी गिरफ्तार हो गए और बच्चे बिना सुरक्षा और देखभाल के छोड़ दिए गए। कई बार नाजी सैनिक बच्चों को सिर्फ डराने के लिए मारपीट करते या उन्हें काम पर लगाते। यह रणनीति पूरी तरह संगठित और योजनाबद्ध थी, ताकि लोग मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाएं। परिवारों को अलग किया जाता, लोग अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाते। गेटों और शिविरों में रहने वाले बच्चे और महिलाएं लगातार भूख, बीमारी और डर के बीच रहते थे। कई बार महिलाएं और बच्चे दोनों ही जिंदा दफन कर दिए जाते। नाजियों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पोलिश समाज में विरोध करने का साहस न कर सके। सिर्फ मारना ही नहीं, बल्कि लोगों को मानसिक रूप से तोड़ना और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह नष्ट करना भी नाजियों की योजना का हिस्सा था। यह हिंसा इतनी व्यवस्थित थी कि यह केवल पोलैंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व इतिहास में मानवता के खिलाफ सबसे क्रूर अपराधों में गिनी जाती है। लोगों की जिंदगी केवल शारीरिक खतरे में नहीं थी, बल्कि मानसिक आतंक और भूख ने उन्हें पूरी तरह कमजोर कर दिया था। पोलैंड पर कब्जे के बाद नाजियों ने सबसे पहले शिक्षकों, प्रोफेसरों, लेखकों, नेताओं और किसी भी तरह के बुद्धिजीवियों को निशाना बनाना शुरू किया। हिटलर की नाजी विचारधारा में यह माना जाता था कि बुद्धिजीवी और नेता ही किसी भी देश की शक्ति और स्वतंत्रता की नींव होते हैं। इसलिए उन्हें मारकर या जेल में डालकर नाजियों ने पोलिश समाज की सामाजिक और बौद्धिक शक्ति को पूरी तरह नष्ट करने की योजना बनाई। प्राचीन विश्वविद्यालयों, स्कूलों और सांस्कृतिक केंद्रों में घुसकर लोगों को उठाया गया। कई बार उन्हें सीधे गेटों या मृत्युदंड शिविरों में भेज दिया जाता। शिक्षकों और प्रोफेसरों के खिलाफ यह हिंसा सिर्फ शारीरिक हत्या तक सीमित नहीं थी। उन्हें अपमानित किया जाता, घंटों यातनाएं दी जाती और कभी कभी खुले मैदानों में मार दिया जाता। नेताओं और स्थानीय अधिकारियों को या तो बंदी बनाया गया या मार डाला गया। इसका उद्देश्य था कि पोलैंड में कोई भी विरोध या राष्ट्रीय भावना नहीं रह सके। इसके अलावा नाजियों ने यह सुनिश्चित किया कि बच जाने वाले लोग भी पूरी तरह डर और आतंक के माहौल में जीते रहें। इस प्रक्रिया से पोलैंड के समाज की सांस्कृतिक और बौद्धिक धारा पूरी तरह टूट गई। स्कूल और विश्वविद्यालय बंद हो गए, पुस्तकालयों और संग्रहालयों को नष्ट किया गया और जो लोग जीवित बचे वे डर और उपेक्षा के कारण अपनी आवाज दबाने लगे। हिटलर की योजना स्पष्ट थी, सिर्फ जमीन जीतना ही नहीं, बल्कि पोलिश समाज को मानसिक और बौद्धिक रूप से भी नियंत्रण में लेना। जैसे ही नाजी सेना पोलैंड के शहरों और गांवों में दाखिल हुई, उन्होंने हर जगह डर और आतंक का माहौल कायम कर दिया। न सिर्फ यहूदी और बुद्धिजीवियों, बल्कि सामान्य पोलिश नागरिकों को भी निशाना बनाया गया। शहरों में सैनिक घरों में घुसते, लोगों को उठाते और जेल या गेटों भेज देते। कई बार उन्हें खुले मैदानों या जंगलों में मार दिया जाता। गांवों में भी यही क्रम चलता रहा। किसान, दुकानदार
और आम लोग किसी भी तरह का विरोध नहीं कर सकते थे। हर तरफ भीड़ में मारने और डराने की योजना थी। सैनिकों ने केवल मारना ही नहीं किया, बल्कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन को पूरी तरह अस्थिर कर दिया। बाजार बंद कर दिए गए, स्कूल और मंदिरों में घुसकर उन्हें तबाह किया गया। खाने पीने की वस्तुएं जब्त कर ली गई और गांवों के लोग भूखे प्यासे रह गए। नाजियों का मकसद था कि लोग न सिर्फ शारीरिक रूप से कमजोर हों, बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह टूट जाएं। महिलाएं और बच्चे लगातार डर में जीते और परिवार बिखरते गए। हर जगह मानसिक आतंक और सामाजिक तोड़फोड़ नाजियों की रणनीति का हिस्सा थी। पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्त भी डर के कारण कुछ नहीं कर पाते। लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं थे। नाजियों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी विरोध की हिम्मत न कर सके। पोलैंड के गांव और शहर भयावह दृश्य बन गए, जहां हर कदम पर मौत, यातना और डर का सामना करना पड़ता। इस तरह नाजियों ने पूरे समाज को एक असहाय, भयभीत और नियंत्रित स्थिति में डाल दिया। जैसे ही नाजियों ने पोलैंड पर नियंत्रण कड़ा किया, उन्होंने बड़ी संख्या में नागरिकों को श्रम शिविरों में भेजना शुरू किया। इन शिविरों का उद्देश्य केवल लोगों से काम लेना नहीं था, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ना भी था। लोग सुबह से शाम तक काम करने के लिए मजबूर किए जाते, कभी सड़कें बनाने, कभी इमारतें गिराने या औद्योगिक कार्य करने के लिए। भोजन और पानी सीमित और खराब गुणवत्ता का होता, जिससे लोग भूख और प्यास से कमजोर पड़ जाते। बीमारियों का इलाज नहीं होता और गंदगी और भीड़ की वजह से कई लोग हर रोज मर जाते। शिविरों में महिलाओं और बच्चों की स्थिति और भी भयावह थी। महिलाओं को काम करने के लिए मजबूर किया जाता, कई बार उन्हें यातना दी जाती। बच्चों को काम पर लगाना, भूखा रखना या उनके माता पिता से अलग करना आम बात थी। ये सब नाजियों की संगठित रणनीति का हिस्सा था, ताकि किसी के भीतर विरोध की भावना न बचे। शिविरों में लोग लगातार डर और पीड़ा में रहते। हर दिन ये तय नहीं होता कि कौन जीवित रहेगा और कौन मर जाएगा। इसके साथ ही नाजियों ने शिविरों में सैन्य और पुलिस व्यवस्था इतनी सख्त रखी कि किसी को भागने का कोई मौका नहीं था। जो लोग भागने की कोशिश करते, उन्हें तुरंत मार दिया जाता। लोग न केवल शारीरिक पीड़ा झेलते, बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह डर के जाल में फंसे रहते। परिवार बिखर जाते, बच्चों की सुरक्षा असंभव हो जाती और हर दिन जीवन केवल भय और यातना में गुजरता। ये श्रम शिविर न केवल शारीरिक हत्या का माध्यम थे, बल्कि ये पोलिश समाज के खिलाफ नाजियों की मानसिक और सामाजिक नियंत्रण की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इस रणनीति ने पूरे समाज को भयभीत, टूटे हुए और असहाय बना दिया, जिससे नाजी शासन आसानी से अपना आतंक कायम रख सका। पोलैंड पर नाजी शासन ने अपने अत्याचारों को और भी भयानक बनाने के लिए विशेष गैस और मृत्यु शिविरों की योजना बनाई। नाजियों का मकसद केवल लोगों को पकड़ना या श्रम के लिए इस्तेमाल करना नहीं था, बल्कि उन्हें सिस्टमेटिक और तेजी से मारना था। ऑशविट्स, ट्रेबलिंका और बेजेक जैसे शिविरों में लाखों यहूदियों और पोलिश नागरिकों को लाया गया। पहले उन्हें धोखा देकर कहा जाता कि उन्हें बस काम पर ले जाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही वे शिविर में पहुंचते, उनका सामना जिंदा मारने वाले गैस कक्षों से होता। गैस शिविरों में लोग बंधक बना दिए जाते, उन्हें कतारों में खड़ा किया जाता और फिर जहर गैस के माध्यम से उन्हें मार दिया जाता। कई बार नाजी सैनिकों ने शारीरिक यातना और डर के लिए आग और मारकाट का भी इस्तेमाल किया। महिलाओं और बच्चों को भी कोई छूट नहीं थी। यहां तक कि जो लोग जीवित बचे, उन्हें या तो प्रयोगों के लिए प्रयोगशाला भेजा गया या फिर भूखमरी और अत्याचार के माध्यम से मार दिया गया। मृत्यु शिविरों की ये प्रक्रिया इतनी सुनियोजित थी कि इसमें कोई गलती नहीं होती थी। शवों को तुरंत जलाया या दफनाया जाता ताकि सबूत न बचे। नाजी प्रशासन ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह व्यावसायिक और यंत्रवत बना दिया था। लोग अपने प्रियजनों से बिछड़ जाते,
परिवार बिखर जाते और समाज का हर ढांचा टूट जाता। ये नरसंहार इतना भयावह और सुनियोजित था कि इसे दुनिया ने बाद में मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध माना। इन शिविरों और गैस कक्षों के कारण पोलैंड का समाज मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह टूट गया। नाजियों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई विरोध या भागने का प्रयास सफल न हो। पूरी प्रक्रिया ने न केवल तत्काल मौतें दी, बल्कि पीड़ितों और उनके परिवारों पर सदियों तक स्थायी मानसिक और भावनात्मक प्रभाव छोड़ दिया। पोलैंड में नाजियों ने सिर्फ गेटों या शिविरों में मारपीट नहीं की, उन्होंने आम लोगों पर भी बहुत क्रूर और डरावने तरीके अपनाए। गांवों और शहरों में सैनिक अचानक घुस जाते, घर तोड़ते और लोगों को उठा ले जाते। कई बार उन्हें खुले मैदान या जंगल में ले जाकर गोली मार दी जाती। महिलाओं और बच्चों को भी कोई छूट नहीं थी। कई बार उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता और जो विरोध करते उन्हें पीटा या मार दिया जाता। नाजियों का मकसद था कि लोग डर और आतंक में जिए ताकि कोई विरोध की हिम्मत ना कर सके। परिवारों को अलग कर दिया जाता, पड़ोसी या दोस्त भी मदद नहीं कर पाते। लोग अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थे। बाजार, स्कूल और मंदिरों में भी घुसकर उन्हें डराया जाता। इसके अलावा नाजियों ने लोगों को भूखा और कमजोर करके मारने की योजना बनाई। खाना कम दिया जाता, पानी सीमित होता और बीमारी फैलने दी जाती। ये सब करने से लोग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर हो जाते। नाजियों ने इस तरह पूरे पोलिश समाज को भयभीत और असहाय बना दिया। पोलैंड पर कब्जा करने के बाद नाजियों ने सबसे भयानक चीज ये की कि उन्होंने यहूदियों को पूरी तरह अलग कर दिया और उन्हें मारने की संगठित योजना बनाई। पहले तो लोगों को गेटों में बंद किया गया, लेकिन इसके बाद उनका असली उद्देश्य था सिस्टमेटिक हत्या। नाजी अधिकारियों ने यह तय कर लिया था कि किसी भी यहूदी या पोलिश नागरिक को अल्प या अवांछनीय समझा जाएगा और उन्हें जल्दी से जल्दी खत्म किया जाएगा। गेटों में रहने वाले लोगों को लगातार डर, भूख और बीमारी में रखा गया। खाने के लिए बहुत कम सामान मिलता, पानी भी साफ नहीं होता और लोग हर दिन कमजोर और बीमार होते गए। इसके बाद नाजियों ने श्रम और मृत्यु शिविरों का नेटवर्क तैयार किया। ऑशविट्स, ट्रेबलिंका, सोबिबोर और कई अन्य शिविरों में लाखों लोगों को लाया गया। यहां पहले उन्हें काम के लिए कहा जाता, लेकिन असल में ये सब धोखा था। लोग ये सोचते कि उन्हें बस काम पर ले जाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही वे शिविर में पहुंचते, उनका सामना जिंदा मारने वाले गैस कक्षों और गोलीबारी से होता। कई बार महिलाएं और बच्चे भी उसी तरह मारे जाते। नाजियों ने इसे पूरी तरह यंत्रवत और योजनाबद्ध बनाया। किसी को भी बचने या विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लोग लाइन में खड़े होते और सैनिक उन्हें सीधे मार देते। शवों को तुरंत जलाया या दफन किया जाता ताकि कोई सबूत न बचे। गेटों और शिविर में रह रहे लोग डर और असहायता में जी रहे थे। परिवार बिखर गए, रिश्ते टूट गए और पूरे समाज की संरचना खत्म हो गई। इसके अलावा नाजियों ने यहूदियों और पोलिश नागरिकों के खिलाफ मानसिक यातना और अपमान की रणनीति भी अपनाई। उन्हें बार बार धमकाया जाता, पीटा जाता और काम के लिए मजबूर किया जाता। कोई भी पल सुरक्षित नहीं था। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी डर के जाल में फंसे थे। नाजियों का मकसद था कि लोग न केवल शारीरिक रूप से कमजोर हों, बल्कि मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाएं। इस योजना का असर इतना भयानक था कि ये इतिहास की सबसे बड़ी मानवता विरोधी घटनाओं में गिनी जाती है। गेटो, श्रम शिविर और मृत्यु शिविरों का नेटवर्क इस सोच के साथ बनाया गया था कि पोलिश यहूदियों और नागरिकों को पूरी तरह मिटा दिया जाए। नाजियों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी जीवित बचकर समाज में बदलाव या विरोध न कर सके। पूरी प्रक्रिया से पीड़ित लोगों पर स्थायी मानसिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ा। जैसे ही नाजियों ने पोलैंड पर कब्जा किया, उन्होंने पूरे समाज में डर और अविश्वास फैलाना शुरू किया।
लोग अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं थे। पड़ोसी, रिश्तेदार या दोस्त भी डर के कारण मदद नहीं कर पाते थे। नाजी सैनिक अचानक गांवों और शहरों में घुसते, घरों को तोड़ते, लोगों को उठा ले जाते और कभी-कभी सीधे गोली मार देते। बाजार, स्कूल और मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहे। हर तरफ केवल भय, मारकाट और डर का माहौल था। नाजियों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी सामाजिक या राजनीतिक विरोध न कर सके। बच्चों और महिलाओं को भी लगातार डराया जाता और काम पर मजबूर किया जाता। गेटों और श्रम शिविरों में रहने वाले लोग भूख, बीमारी और मानसिक पीड़ा में जीते थे। लोग ये सोचते थे कि आज का दिन सुरक्षित रहेगा या नहीं। परिवार बिखर गए, समाज का हर हिस्सा टूट गया और लोग अकेले महसूस करने लगे। इस डर और अविश्वास की स्थिति ने लोगों को मानसिक रूप से पूरी तरह कमजोर कर दिया। कोई भी आसानी से दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता था। नाजियों ने इस रणनीति से यह सुनिश्चित किया कि कोई भी विरोध का प्रयास न कर सके। ये सिर्फ मारने की योजना नहीं थी, बल्कि लोगों के मन और समाज को नियंत्रित करने की योजना थी। इस पूरी प्रक्रिया के कारण पोलैंड का समाज भयभीत, टूटे हुए और असहाय लोगों से भर गया। लोग हर कदम पर मौत, यातना और भय का सामना कर रहे थे। यही वजह है कि इतिहास में इसे सबसे भयावह नरसंहारों में गिना जाता है। पोलैंड में नाजियों ने लोगों को मारने और डराने के लिए कई बहुत ही क्रूर तरीके अपनाए। ये सिर्फ गोली मारने तक सीमित नहीं था। पहले तो उन्हें घर, गांव और शहरों से उठाया गया, कभी रात के अंधेरे में, बिना किसी चेतावनी के। जिन्हें पकड़ा गया, उन्हें अक्सर खुले मैदानों, जंगलों या गड्ढों में ले जाकर गोली मार दी जाती। कई बार पूरे परिवारों को एक साथ मार दिया जाता। महिलाएं और बच्चे भी इससे अछूते नहीं थे। गेटों और श्रम शिविरों में जिन लोगों को जीवित रखा गया, उन्हें लगातार भूख, प्यास और थकावट के बीच रखा गया। नाजियों ने खाने पीने की चीजें सीमित रखी, पानी गंदा और असुरक्षित था। बीमारियों और संक्रमण को फैलने दिया गया ताकि लोग कमजोर और जल्दी मर जाएं। लोग कई बार बीमारी और कमजोरी से मर जाते। जिन लोगों को मारना नहीं था, उन्हें मानसिक यातना दी जाती थी। उन्हें घंटों पिटाई, धमकाना, अपमानित करना और डराना पड़ता। एक और क्रूर तरीका था गैस कक्ष और मौत शिविर। यहूदियों और पोलिश नागरिकों को झांसा देकर काम या रहने के लिए ले जाया जाता। जैसे ही वे शिविर में पहुंचते, उन्हें जिंदा मारने वाले गैस कक्षों में भेज दिया जाता। कई बार महिलाएं और बच्चे भी इसी प्रक्रिया में मारे जाते। शवों को तुरंत जला दिया जाता या गड्ढों में दफन कर दिया जाता ताकि कोई सबूत न बचे। इसके अलावा नाजियों ने लोगों को आग, डंडे और छुरियों से भी मारने के मामले दर्ज किए। कुछ जगहों पर नागरिकों को लाइन में खड़ा करके सीधे गोली मार दी जाती थी। कई बार उन्हें काम करने के बहाने बुलाया जाता और फिर पीटा या मार दिया जाता। बच्चों को कभी कभी अपने माता पिता से अलग कर दिया जाता और अकेले उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता। नाजियों का उद्देश्य केवल शारीरिक हत्या नहीं था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि लोग मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाए, परिवार बिखर जाए, पड़ोसी और समाज में विश्वास खत्म हो जाए। इस तरह पोलैंड में हिटलर और नाजियों ने संपूर्ण समाज को डर, मौत और यातना के जाल में फंसा दिया और ये इतिहास की सबसे बड़ी मानवता विरोधी घटनाओं में से एक बन गया। पोलैंड में नाजियों ने सिर्फ मारने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि लोगों को मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह तोड़ने की योजना बनाई। न सिर्फ यहूदियों या बुद्धिजीवियों को, बल्कि पूरे समाज को डर और अविश्वास के जाल में फंसा दिया गया। लोग कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते थे। पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार भी डर के कारण मदद नहीं कर पाते थे। कई बार सैनिक अचानक घरों में घुस जाते, लोगों को उठाकर ले जाते और उन्हें घंटों पीटा जाता। ये सब किसी भी प्रकार के विरोध को रोकने के लिए किया जाता था। गेटों
और श्रम शिविरों में रहने वाले लोगों पर लगातार भूख, प्यास और मानसिक यातना का दबाव था। नाजियों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार या समुदाय के साथ सुरक्षित महसूस न करे। बच्चों और महिलाओं को लगातार डराया जाता, परिवारों को अलग किया जाता और समाज के हर स्तर पर अविश्वास फैलाया जाता। लोग ये नहीं जानते थे कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा। इसके अलावा नाजियों ने मानसिक भय पैदा करने के लिए प्रदर्शन और डराने की घटनाएं भी आयोजित की। सार्वजनिक तौर पर मारकाट, बंदूक की गोलियों से डराना, अपमानित करना और जिंदा लोगों को मारने की धमकी देना आम था। इससे समाज के लोग न केवल डरते बल्कि मानसिक रूप से टूट जाते। नाजियों का मकसद था कि विरोध का कोई रास्ता ही न बचे और लोग हर समय भय और असुरक्षा में रहें। इस रणनीति का परिणाम ये हुआ कि पोलैंड का समाज पूरी तरह भयभीत, टूटे हुए और अविश्वासपूर्ण बन गया। लोग अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं थे, रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं कर सकते थे और समाज में कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर पा रहा था। ये मानसिक और सामाजिक नियंत्रण नाजियों की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसे पूरी तरह सुनियोजित तरीके से लागू किया गया। पोलैंड में नाजियों ने सिर्फ खुले तौर पर हत्या नहीं की, बल्कि गोपनीय और योजनाबद्ध तरीके से भी लोगों को मारने की रणनीति अपनाई। न केवल यहूदी और बुद्धिजीवी, बल्कि आम पोलिश नागरिक भी निशाने पर थे। नाजियों ने लोगों को अपने घरों से उठाने, उन्हें गेटो या श्रम शिविरों में भेजने और फिर जिंदा मारने की पूरी प्रक्रिया इतनी छुपी और सुनियोजित बनाई कि कोई विरोध या भागने का मौका न पा सके। कई बार लोग सोचते कि उन्हें काम पर भेजा जा रहा है, लेकिन वास्तव में उन्हें सीधे मौत के गड्ढों या गैस कक्षों में ले जाया जाता। नाजियों ने सिस्टमेटिक शूटिंग, पीटना, यातनाएं और मानसिक डर सभी तरीके अपनाए। लोग लगातार असुरक्षित महसूस करते थे। कभी कभी सैनिक अचानक गांव या शहर में घुस आते और लोगों को उठाकर गेटों या खुले मैदान में ले जाते, जहां उन्हें गोली मार दी जाती। महिलाओं और बच्चों पर भी कोई दया नहीं होती। इस प्रक्रिया को पूरी तरह सुनियोजित किया गया था ताकि समाज के हर हिस्से को डर और अविश्वास में रखा जा सके। इसके अलावा नाजियों ने यह सुनिश्चित किया कि शिविरों और गेटों में लोग लगातार कमजोर हों। खाना सीमित, पानी गंदा और बीमारियों का माहौल बनाया गया। लोग बीमारी, भूख और थकावट से मरते। जो जीवित रहते, उन्हें लगातार मानसिक यातना दी जाती। उन्हें अपने परिवार और समुदाय से अलग किया जाता। हर जगह डर का माहौल था और कोई भी सुरक्षित नहीं था। इस रणनीति से न केवल लोग शारीरिक रूप से मरते, बल्कि उनका मन और समाज पूरी तरह टूट जाता। पूरे पोलिश समाज को डर, अविश्वास और असहायता में डुबो दिया गया। यह रणनीति इतनी सुनियोजित और भयानक थी कि इसे इतिहास की सबसे बड़े मानवता विरोधी अपराधों में गिना जाता है। पोलैंड पर कब्जा करने के बाद नाजियों ने बच्चों और युवाओं को भी किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी। स्कूल और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। शिक्षक और बुद्धिजीवी या तो मार दिए गए या जेल में बंद कर दिए गए। बच्चे और युवा अब न केवल शिक्षा से वंचित थे, बल्कि लगातार डर, भूख और मानसिक यातना में जी रहे थे। नाजियों ने उन्हें श्रम शिविरों में भेजा, काम के लिए मजबूर किया और जिन बच्चों ने विरोध किया, उन्हें पीटा या मार दिया गया। बच्चों और युवाओं पर अत्याचार कई तरीकों से किए गए। उन्हें अपने माता पिता से अलग कर दिया जाता, परिवार बिखर जाता और उनका जीवन पूरी तरह असुरक्षित हो जाता। कई बार बच्चों को गेटों या श्रम शिविर में भेजकर उनकी मौत की तैयारी कर दी जाती। नाजियों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा सुरक्षित महसूस न करे, ताकि समाज में डर और अविश्वास बना रहे। इसके साथ ही नाजियों ने बच्चों और युवाओं को मानसिक रूप से भी तोड़ने की रणनीति अपनाई। उन्हें लगातार धमकाया जाता, अपमानित किया जाता और ये दिखाया जाता कि बाहर का कोई रास्ता सुरक्षित नहीं। गेटों और शिविरों में भूख, बीमारी
और थकावट का माहौल बच्चों को जल्दी कमजोर कर देता। ये भयानक स्थिति पीढ़ियों पर स्थायी मानसिक और भावनात्मक असर डालती। नाजियों का उद्देश्य केवल शारीरिक हत्या नहीं था, बल्कि समाज की आगामी पीढ़ी को भी पूरी तरह नियंत्रित करना और डर में रखना था। इस रणनीति ने पोलैंड के बच्चों और युवाओं के जीवन को पूरी तरह बदल दिया और उन्हें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से कमजोर कर दिया। नाजियों ने पोलैंड पर सिर्फ सैनिक या प्रशासन के जरिए कब्जा नहीं किया, बल्कि पूरा समाज अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने लोगों को हर तरफ डर और असुरक्षा में रखा। हर गांव, शहर और गेटों में सैनिक और पुलिस तैनात थे। लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते थे। पड़ोसी या रिश्तेदार भी डर के कारण मदद नहीं कर पाते थे। नाजियों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी विरोध का प्रयास न कर सके और हर व्यक्ति लगातार डर में रहे। संपूर्ण समाज को कमजोर करने के लिए नाजियों ने कई तरीके अपनाए। उन्होंने गेटो, श्रम शिविर और मृत्यु शिविर का नेटवर्क बनाया। लोगों को जबरन काम पर लगाया गया, भूख और बीमारी फैलाई गई और मानसिक यातना लगातार दी गई। बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों को भी कोई राहत नहीं मिली। परिवार अलग हो गए, दोस्त और पड़ोसी डर के कारण मदद नहीं कर पाए और समाज का हर हिस्सा टूट गया। इसके अलावा नाजियों ने यह सुनिश्चित किया कि लोगों के मन और विश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया जाए। सार्वजनिक मारकाट, धमकाना, अपमानित करना और हत्या की धमकी आम थी। इससे समाज के लोग मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गए। यह रणनीति इतनी सुनियोजित और क्रूर थी कि पोलैंड के लोग हर कदम पर डर और असुरक्षा का सामना करते थे। इस पूरे आतंक और भय के जाल ने पोलैंड के समाज को भयभीत, टूटे और असहाय बना दिया। लोग न केवल शारीरिक रूप से खतरे में थे, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी पूरी तरह कमजोर हो गए। नाजियों का ये नियंत्रण इतिहास की सबसे भयानक मानवता विरोधी योजनाओं में गिना जाता है। पोलैंड में नाजियों द्वारा किए गए नरसंहार ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस नरसंहार में लाखों यहूदी, बुद्धिजीवी, महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक मारे गए। नाजियों ने गेटो, श्रम शिविर, मृत्यु शिविर और गैस कक्षों का ऐसा नेटवर्क बनाया कि कोई भी बच नहीं सका। लोग भूख, बीमारी, मानसिक और शारीरिक यातना के बीच जीते थे। परिवार बिखर गए, समाज का हर ढांचा टूट गया और हर व्यक्ति लगातार भय और असुरक्षा में रहा। इतिहास में ये नरसंहार केवल शारीरिक हत्या तक सीमित नहीं था। नाजियों ने समाज को मानसिक और सामाजिक रूप से भी पूरी तरह तोड़ दिया। उन्होंने बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बूढ़ों पर लगातार आतंक, अपमान और भय डाला। समाज के लोग अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थे। पड़ोसी और रिश्तेदार मदद नहीं कर पा रहे थे। इस तरह पूरा पोलिश समाज भयभीत, टूटे और असहाय बन गया। इस नरसंहार का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। ये इतिहास की सबसे बड़ी मानवता विरोधी घटनाओं में से एक है। दुनिया ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में गिना और ये हमें ये याद दिलाता है कि बिना चेतावनी और कट्टरपंथी विचारों के कारण समाज को कितना भयानक नुकसान हो सकता है। पोलैंड का नरसंहार हमें ये सिखाता है कि डर, आतंक और निर्दयता का जाल किसी भी समाज को पूरी तरह तबाह कर सकता है। इस पूरी श्रृंखला से हम समझ सकते हैं कि हिटलर और नाजियों की योजना केवल लोगों को मारने की नहीं थी, बल्कि पूरी पीढ़ियों को मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से नष्ट करने की थी। ये मानव इतिहास की सबसे भयानक और डरावनी घटनाओं में से एक बनी, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता।